Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You're welcome in my YouTube channel. Student, today our discussion topic is all about the AC through inductor. Today we have to check out the what's the aspects when the AC supply is connected across the ends of an inductor. आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड कर दें इंडक्टर के दो एंड्स के ऊपर, तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारा एक्सप्रेशंस हम लोग चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय द इंडक्टर। इंडक्टर इज जस्ट सिमिलर टू द कॉइल, इंडक्टर इज जस्ट सिमिलर टू द सोलिनॉइड। आप लोग प्रीवियस चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे कॉइल क्या होता है, सोलिनॉइड क्या होता है, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सोलिनॉइड कुछ भी नहीं है, एक वाउंडेड वायर है, स्प्रिंग की तरह एक वायर को अगर आप लोग लपेट देते हैं ऑन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल या फिर ऐसे एयर में लपेट दें उसको, तो वो सोलिनॉइड कहलाएगी या उसको आप लोग कॉइल बोलेंगे। तो इंडक्टर वो ही कॉइल या सोलिनॉइड है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, अ थिक वाउंड वायर, एक थिक वाउंड वायर हो, ऐसी वायर जो थिक हो, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो। डायमीटर क्यों रखना है, थिक क्यों रखना है इंडक्टर की वायर को, ताकि उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको कम किया जा सकता है, कम किया जा सके। आप लोग जानते हैं कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। यही वजह से यहाँ पे बोल रहा है अ थिक वाउंड वायर हैविंग अ लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस एंड निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। एक थिक वाउंड वायर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस तो मैक्सिमम हो लेकिन रेजिस्टेंस कितनी हो, निग्लिजिबल हो, ज़ीरो के इक्वल हो, तो उस थिक वाउंडेड वायर को आप लोग नाम देते हैं इंडक्टर का। तो यहाँ पे मेरे पास ये इंडक्टर है, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे। इसके ये दो एंड हैं, इसके अक्रॉस मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लगा दिया है एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट। ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट है, ये इंडक्टर के दोनों एंड्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। इस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट का जो पोटेंशियल है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो पोटेंशियल है, वो यहाँ पे V है। तो जब आप लोगों को पता है, जब मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर, एज यू नो दैट आप प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक पढ़ चुके हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेन एवर द करंट इज चेंजिंग across the inductor, then a back EMF is produced in a inductor which opposes the causes that produce it। जब किसी इंडक्टर में से एक वेरिएबल करंट पास करता है स्टूडेंट, वेरिएबल करंट पास करने की वजह से इंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स में चेंज आता है। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इंडक्टर के इनसाइड एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ का नाम देते हैं, और वो कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो अपनी कॉज को अपोज करता है। तो जब इस इंडक्टर के एंड के अक्रॉस हम लोग अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाएंगे स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग सप्लाई का बिहेवियर ऐसा है कि वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो कभी इंक्रीज हो रहा होगा, मैक्सिमम डिक्रीज वेरिएबल होगा। तो जब अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज जहाँ पे वेरिएबल है, उसकी वजह से जो यहाँ पे करंट इस्टेब्लिश होना है स्टूडेंट, जिसको अगर हम लोग नाम दें आई करंट, जो यहाँ पे फ्लो करेगा, सपोज कर लें ये किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आई करंट जो यहाँ पे फ्लो करेगा, करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट जब इस इंडक्टर में से पास होगा, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको बैक ईएमएफ का नाम दिया गया, वो प्रोड्यूस होगा। वो कैसा होगा, वो इस अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। इट मींस दैट इंडक्टर हैज ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस दिस सर्किट। इस सर्किट में से जब चार्जेस फ्लो करेंगे ड्यू टू द बैक ईएमएफ इफेक्ट इनसाइड अ इंडक्टर, इंडक्टर विल अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस दिस सर्किट। जब इंडक्टर इन चार्जेस को अपोज करेगा, उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट्स गिवन एज अकॉर्डिंग टू द सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन एल। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल द सेल्फ इंडक्टेंस इनटू टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। ये फार्मूला आप लोग लास्ट प्रीवियस चैप्टर के अंदर सेल्फ इंडक्शन के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट इंडक्टर इज इक्वल टू इंडक्टेंस, एल को इंडक्टेंस बोलते हैं यहाँ पे, एंड टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। यहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ा था, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। क्योंकि एल यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको रिमूव करें, प्रोपोर्शनलिटी आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट टू मेंटेन द करंट इन अ सर्किट।
इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट, ताकि करंट जहां पे फ्लो करे, द अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स शुड बी सेम द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन इंडक्टर। जो यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया है, इस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सोर्स का पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करेंगे, जितना इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू दी अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के इक्वल होगा। ये इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया है, देयरफॉर इस 1 इक्वेशन में एप्सिलॉन एल इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पे अप्लाइड पोटेंशियल आ जाएगा, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे V अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू दी L सेल्फ इंडक्शन इनटू टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। जरा गौर से देखें, L सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सॉरी से सेल्फ इंडक्टेंस इज अ कांस्टेंट फॉर द इंडक्टर, and we can say that if we remove this constant we have a proportionality sign, so we can say that the alternating voltage is directly proportional to the time rate of change in current। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव पोटेंशियल है वो टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट के प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट। इसको यहाँ पे हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड वोल्टेज का जो पोटेंशियल है टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका यहाँ पे क्या एडवांटेज है, देखिए हमने इस सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इस सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का बिहेव चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं इस सर्किट में, जिसमें से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर किया है एसी थ्रू कैपेसिटर के केस में, उस केस में हम लोगों ने जो रेफरेंस कर्व ली थी, रेफरेंस वेव ली थी, वो पोटेंशियल की ली थी और चार्ज का वहाँ पे कर्व हम लोगों ने बनाया था। तो हमने क्यूटी कर्व का स्लोप निकाल के वहाँ पे करंट का कर्व ड्रा किया था। लेकिन आज के केस में हम लोग उलट करने जा रहे हैं। इन केस ऑफ अ इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ अ इंडक्टर सर्किट, हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन कलर में मैंने अल्टरनेटिंग कर्व बनाई है, दिस इज इंडिकेटिंग द अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास ग्रीन कलर में अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोटेंशियल के लिए कर्व ड्रा करेंगे। सेम मेथड है, वो स्लोप वाला कंसेप्ट है, वही हम लोग यूज करेंगे। तो इसको आसान सा तरीका देखिए, ये ऊपर पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव आई, बिलो द बॉटम नेगेटिव आई, नेगेटिव करंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम हो गया। तो ये कर्व कौन सी बन गई स्टूडेंट, ये कर्व हमारे पास बन गई आई टी कर्व, करंट और टाइम का कर्व है। ये जो ग्रीन कलर में है, ये टाइम के रिस्पेक्टिव जो है ना, ये करंट का कर्व है, अल्टरनेटिंग करंट का कर्व है। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट कर्व विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बी सी डी ई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ये करंट का कर्व है। अब देखिए जरा गौर से, यहाँ पे हमने ये रिलेशन निकाला है, पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। अगर आई टी कर्व का हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप, इसका स्लोप निकालें आई टी कर्व का, तो ये किसके इक्वल होगा, स्लोप हमारे पास होगा, सॉरी मैं इसको इधर लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ आई टी कर्व वो इक्वल होगा स्टूडेंट, हमारे पास हो जाएगा आई, स्लोप होता है वर्टिकल एक्सिस डिवाइडिंग बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस आई टी कर्व में हमारे पास स्लोप होगा, वर्टिकल एक्सिस आई है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी है, तो ये हो जाएगा आई ओवर टी। तो जरा गौर से देखें, आई ओवर टी, यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा आई ओवर टी किसके इक्वल है, ये स्लोप ऑफ आई टी कर्व है। मीन अगर हम लोग स्लोप ऑफ आई टी कर्व निकालें तो डेल्टा आई ओवर टी किसके प्रोपोर्शनल है, वी के। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ आई टी कर्व वी विल गेट्स द पोटेंशियल कर्व। अगर हम लोग आई टी कर्व निकालते हैं, आई ओवर टी स्लोप ऑफ आई टी कर्व निकालते हैं, तो आई ओवर टी ये प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। यूं समझ लिए कि ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी पोटेंशियल के इक्वल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आई टी कर्व का स्लोप निकालेंगे, तो हमारे पास किसका कर्व आएगा, पोटेंशियल का कर्व आएगा। ये सिंपल सा काम हम लोगों ने करना है स्टूडेंट। जरा गौर से देखें, आपको पता है अगर एक कर्व हो हमारे पास, एक कर्व का स्लोप निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, हम उस कर्व पे टेंजेंट ड्रा करते होते हैं। तो वही काम करने लगा हूं यहाँ पे। जरा गौर से देखें, ये हमारे पास करंट कर्व है O to A,
ओ पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करें, ओ पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप निकालें इस आई टी कर्व का, तो यहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा? वर्टिकल। वर्टिकल का स्लोप कितना होता है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये सपोज कर लें कोई मैक्सिमम पॉइंट हो गया। देखिए आई टी कर्व का स्लोप जो है ओ पॉइंट पे एक वर्टिकल टेंजेंट आया है, टेंजेंट वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम होता है, तो स्लोप किसकी इक्वल है? वी के। तो ये मैं कह देता हूं ये मेरे पास पोटेंशियल है। अब देखिए एज यू मूव फ्रॉम ओ टू ए, जब आप ओ से ए की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास जो स्लोप है आई टी कर्व का वो डिक्रीज करेगा, और ए पॉइंट पे कितना होगा? जीरो, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते जाते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रा करते जाते हैं, तो इस पॉइंट ए पे टेंजेंट कैसा आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? जीरो। तो ए पॉइंट पे आई टी कर्व का स्लोप जीरो होगा। आई टी कर्व का स्लोप किसकी इक्वल है? पोटेंशियल के। तो ए पॉइंट के रिस्पेक्टिव पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। इट मींस दैट व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम ओ टू ए द स्लोप ऑफ आई टी कर्व डिक्रीजेज, then you can say that the alternating potential decreases from maximum value to zero। तो यहां पे देखें इसमें alternating potential जो है स्टूडेंट वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और यहां पे ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको नाम दे दें, जहां पे मैक्सिमम था पोटेंशियल इसको पी का नाम दे दें, और यहां पे जो जीरो हुआ है उसको नाम दे दें क्यू का। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, जब आप लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं ऑन आई टी कर्व, ए से बी आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहते हैं आई टी कर्व का, उस पॉइंट पे क्या ड्रा करते जाएंगे आप लोग? टेंजेंट। अब देखिए जैसे आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं स्लोप ऑफ आई टी कर्व इंक्रीज होगा, और बी पॉइंट पे कैसी टेंजेंट आएगा? वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम। इट मींस दैट व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी the slope of IT curve increases in a reverse direction. It means that slope of IT curve is increasing. It means that slope of IT curve is equal to alternating potential. So alternating potential is increasing. If the slope of IT curve is increasing in a reverse direction, you can say that the potential is also increases in a reverse direction. The slope of IT curve at a point B is a maximum. So corresponding to the point B, the potential would be a maximum but reverse in a डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करे, स्लोप इंक्रीज करेगा बी पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। बी पे कितना पोटेंशियल स्लोप होना है? स्लोप होना है बी पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे पोटेंशियल स्टूडेंट ये मैक्सिमम, ये पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम, ये पी क्यू, और इस पॉइंट को नाम दे दें आप लोग आर का। अब देखिए फर्दर, अब क्यू आई टी कर्व के अक्रॉस जब आप मूव करेंगे बी से सी, एज यू मूव फ्रॉम बी टू सी, तो आप टेंजेंट ड्रा करते हैं इस सी पॉइंट पे टेंजेंट किधर होगा? हॉरिजॉन्टल। तो स्लोप कितना हो जाएगा आई टी कर्व का? जीरो। तो मीन इसके क्रॉसपोंडिंग पोटेंशियल जीरो। तो आप क्या कहेंगे जब आप लोग बी से सी की तरफ मूव करेंगे, आई टी कर्व जो है, ये जो ग्रीन कलर में आई टी कर्व है, इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज करेगा। और स्लोप आप कैसे फाइंड करें? आई टी कर्व के जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाह रहे हैं आप वहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, तो यहाँ पे आई टी कर्व का स्लोप जीरो। तो आई टी कर्व का स्लोप किसके इक्वल है? पोटेंशियल के। तो यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडिंग पोटेंशियल कितना? जीरो। मीन एज यू मूव फ्रॉम बी टू सी the slope of IT curve decreases, so it means that the value of alternating potential decreases, and at point C the slope becomes minimum, so its corresponding points the potential also becomes equal to minimum zero। और इसको नाम दे दें आप लोग इस पॉइंट को S का। सेम जब आप लोग मूव करेंगे C to D अक्रॉस IT कर्व, तो आप टेंजेंट ड्रा करते जाएं इस आई टी कर्व के क्रॉस, और डी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा स्टूडेंट वो वर्टिकल लाइन होगा। इट मींस दैट व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम सी टू डी द स्लोप ऑफ आई टी कर्व इज इंक्रीजिंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन, and at a point D the slope is a maximum, then you can say that as you move from C to D the slope is increasing in reverse direction, so the potential is increasing in reverse direction, and at a point D the slope is a maximum, so the corresponding point D the potential is also a maximum। देखिए अब C से D जा रहे हैं, D पॉइंट पे टेंजेंट है वर्टिकल लाइन होता है, तो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम और आई टी कर्व का स्लोप मैक्सिमम होगा, तो मीन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा क्योंकि आई टी कर्व का स्लोप पोटेंशियल के इक्वल है। अब सी से डी जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो लेकिन अब सी से डी जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज हो रहा है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे अब सी से डी जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन। और डी पॉइंट पे
स्लोप कितना है आई टी कर्व का, मैक्सिमम है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग पोटेंशियल भी कैसा होगा, मैक्सिमम। फर्दर फिर आपसे मूव करें, डी से ई की तरफ जाते हैं, तो ई पॉइंट पे ये आप टेंजेंट ड्रा करते जाएं आई टी कर्व के ऊपर, ई पे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन होनी है, मीन स्लोप डिक्रीज करेगा। इट मीन्स दैट जब आप लोग डी से ई की तरफ जाएंगे, एज यू मूव फ्रॉम डी टू ई, द स्लोप ऑफ आई टी कर्व डिक्रीजेज, सो इट मीन्स दैट पोटेंशियल इज डिक्रीजेज एंड एट अ पॉइंट ई द स्लोप बिकम्स मिनिमम, so the at point E the corresponding potential becomes also a minimum। जब आप लोग D से E की तरफ जाएंगे तो स्लोप E पे कितना होगा, क्योंकि E पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, नॉर्मल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे स्लोप मिनिमम, तो आई टी कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे मिनिमम, तो मीन स्लोप ऑफ आई टी कर्व करंट के इक्वल है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ आई टी कर्व पोटेंशियल के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर स्लोप मैक्स मिनिमम है तो यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा, इसको नाम दे दें एस का और इसको नाम दे दें यू का। तो ये मेरे पास स्टूडेंट बन गई ब्लू कलर में, जिसमें इस कर्व को नाम दिया है मैंने पी क्यू आर एस टी यू। दिस कर्व इज इंडिकेटिंग द कर्व ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, while the curve OABCDEF is representing the expression curve of alternating current। तो ये मेरे पास यहाँ पे दो तरह की कर्व्स बन गई हैं। अब हर पॉइंट पे आप लोग चेक करेंगे ये किसके लिए कर्व बने, ये ग्रीन कलर वाला कर्व जिसपे हम लोगों ने आई टी कर्व इसका स्लोप निकाला है टेंजेंट ड्रा करके, हमारे पास ब्लू कलर में कर्व मिला है किसका, पोटेंशियल का, क्योंकि आई ओवर टी द स्लोप ऑफ आई टी कर्व दैट्स प्रोपोर्शनल टू वी, मीन आई टी कर्व का हमने स्लोप लिया है तो वो पोटेंशियल के इक्वल था, तो ये पोटेंशियल का कर्व हमारे पास आ गया। अब तमाम पॉइंट अक्रॉस द ऑल पेयर ऑफ पॉइंट ओपी क्यू ए बी आर एस सी डी टी ई यू, इन तमाम पॉइंट्स के क्रॉस हम लोग चेक करेंगे वेदर द करंट इज लीडिंग और पोटेंशियल इज लैगिंग, और पोटेंशियल इज अ लीडिंग, करंट इज अ लैगिंग, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, इन तमाम पेयर ऑफ पॉइंट्स पे हम लोग चेक करेंगे। देखिए पहले चेक करते हैं अक्रॉस ओपी पॉइंट के क्रॉस चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे फेज देखें अगर आप लोग जरा गौर से, ग्रीन कलर जो हमारे पास है, ग्रीन कलर है स्टूडेंट यहाँ पे करंट का कर्व, तो करंट का स्लोप यहाँ पे फेज कितना है 0, यहाँ पे कितना पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 5 पाई बाय 2, और यहाँ पे 3 पाई। अब सेम फेज लिखें आप लोग ब्लू कलर का जो पोटेंशियल कर्व है उसके लिए अगर लिखिए तो ये पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका फेज यहाँ पे कितना होगा पाई बाय 2, नेक्स्ट क्या होगा इधर होगा इसका फेज पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 5 पाई बाय 2, और यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। ये फेज आप लोग लिख सकते हैं तमाम पॉइंट्स के क्रॉस। तो देखिए जरा गौर से, यहाँ पे हमारे पास ओपी पेयर के क्रॉस, ओपी पॉइंट्स पेयर के क्रॉस देखिए ओ पॉइंट पे करंट का फेज है 0, जबकि इसी ओपी पेयर पे करंट का फेज 0 है, लेकिन पोटेंशियल जो कि ब्लू कलर में उसका फेज कितना है पाई बाय 2, मीन करंट अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है जबकि पोटेंशियल पीक वैल्यू पे है। इट मींस दैट पोटेंशियल आगे है करंट पीछे है, करंट पोटेंशियल इज अ लीडिंग, करंट इज अ लैगिंग। हाउ मच देयर इज अ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर आप लोग निकालें यहाँ पे तो पोटेंशियल का फेज है पाई बाय 2, करंट का ओपी पॉइंट पे 0, तो फेज डिफरेंस है पाई बाय 2। जरा गौर से देखें, इन दिस केस इन अ इंडक्टिव सर्किट, इसको इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हैं, इन इंडक्टिव सर्किट the potential is a leading the current by the phase difference of pi by 2, or you can say that the current is lagging behind the potential by phase difference of pi by 2। किसी भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं क्रॉस ओ पी क्यू ए बी आर एस सी डी टी ई यू, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें आपको यही चीज मिलने वाली है। मैं चेक कर देता हूं एस सी पॉइंट पे, एस सी देखिए एस पॉइंट पे जो हमारे पास फेज है पोटेंशियल का ब्लू कलर का वो 2 पाई है, जबकि सी पॉइंट पे इसी के क्रॉसपोंडिंग सी पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे फेज कितने है करंट का 3 पाई बाय 2 है, जैसी सी बात है 2 पाई ग्रेटर है 3 पाई बाय 2 कम है। 2 पाई किसका फेज है पोटेंशियल का, करंट का 3 पाई बाय 2 है, डिफरेंस नहीं कितना है 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, तो हमारे पास डिफरेंस पाई बाय 2, ठीक है। सो वी कैन से दैट एट पॉइंट
पेयर ऑफ अ पॉइंट एस सी, वंस अगेन करंट का फेज 2 पाई है, इसका पाई बाय 3 पाई बाय 2 है, तो करंट का फेज पोटेंशियल का फेज है 2 पाई, करंट का फेज है 3 पाई बाय 2, तो पोटेंशियल का फेज वंस अगेन पाई बाय 2 ग्रेटर है to the phase of a current. It means that at point pair of a SC, once again potential is leading the current by the phase difference of pi by 2, or the current is lagging behind the potential by the phase difference of pi by 2. Simple result है हमारे पास, कोई दूसरी बात नहीं है. In a inductive circuit the current lags behind the potential by the phase difference of pi by 2, or you can say that the potential leads the current by the phase difference of पाई बाय 2. अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें, किसी भी एक पॉइंट के लिए हम लोग बना दें, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बना दें, इसी ओपी पॉइंट के लिए बना देते हैं. देखिए जरा गौर से इस पॉइंट पे चेक करें, कोई ऐसा क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा हो. यस, ये ग्रीन कलर में करंट है, यहाँ पे जीरो है और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वेक्टर किधर ड्रा करेंगे? इसका वेक्टर स्टूडेंट हम लोग ड्रा करेंगे हॉरिजेंटल. ये करंट हो गया, ठीक है. अब इसी ओपी पॉइंट पे पोटेंशियल किधर है? पॉजिटिव पीक पे है. पॉजिटिव पीक 90 के एंगल पे होती है, अपवर्ड है ना, तो यहां पे ये अपवर्ड ड्रा कर देता हूं. दैट्स फॉर वी. तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम हो गया स्टूडेंट, किसका? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया इंडक्टिव सर्किट के लिए. इस ओपी पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखा जीरो कोई चीज़ हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रही हो. यस, ग्रीन कलर में करंट था तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल ड्रा किया. इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? पॉजिटिव पीक, ये ऊपर ड्रा किया. दोनों में फेज डिफरेंस कितने हैं? 90 डिग्री और पाई बाय 2. देखें ज़रा एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट देखें. एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर रोटेट कर रहे हैं, तो ये आगे है, ये पीछे है. इट मीन्स दैट पोटेंशियल इज लीडिंग द करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2. यू कैन से दैट ये आगे है, ये पीछे है. एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट इमेजिन करें. I is lagging behind the potential by the phase difference of pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री. ये हमारे पास स्टूडेंट इसका क्या हो गया? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब देखिए, आपको पता है जब मैंने अभी भी रिसेंटली बात की है, जब इंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट अप्लाई किया है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो इस्टेब्लिश होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी अल्टरनेटिंग होगा, वेरिएबल होगा. ड्यू टू चेंज इन करंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर इंड्यूसेस एन EMF inside it which opposes the cause that produce it. अब अगर आप लोग इसके अक्रॉस करंट जो पास करवाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट पास होगा, वो तो वेरिएबल है. अल्टरनेटिंग करंट देखिए उसका बिहेव, जीरो ग्रेजुअली इंक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है. जीरो ग्रेजुअली इंक्रीज रिवर्स डायरेक्शन में, मैक्सिमम रिवर्स में, ग्रेजुअली डिक्रीज, जीरो वेरिएबल है. आपको पता है अगर इंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल या करंट, उसके अक्रॉस करंट को अगर चेंज करें, वेरिएबल करंट पास करें, तो उसमें एक बैक EMF प्रोड्यूस होता है. और वो EMF कैसे होता है? अपनी कॉज को अपोज करता है. इट मीन्स दैट जब इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास होगा, इसमें एक बैक EMF प्रोड्यूस होगा, कितना? इतना. और वो कैसा होगा? इस करंट को अपोज करेगा. इट मीन्स दैट व्हेन द इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई, then the inductor in a AC circuit opposes the flow of charges across it. मीन अगर हम लोग इंडक्टर को अल्टरनेटिंग सप्लाई के क्रॉस लगाएं, इंडक्टर अपने मतलब जो है ना चार्जेस को अपोज करता है, करंट को पास नहीं होने देता. इट मीन्स दैट इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन AC circuit. यस, ऑफ कोर्स, इंडक्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द अल्टरनेटिंग करंट. इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ये चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है. तो ये जो अपोजिशन ऑफर करता है इंडक्टर, द अपोजिशन ऑफर बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड इट, दैट इज नोन एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसको हम लोग स्टूडेंट नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का. किसका नाम देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसका डेफिनेशन आप लोग लिख दें, मैं बोल देता हूं. द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ charges inside it to the flow of alternating current inside it is said to be a inductive reactance. इंडक्टर अपने आप में से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो अपोजिशन फेस करता है
करंट इसमें फ्लो करते हुए, ठीक है, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे XL से, और इसका जो फार्मूला होता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस का हम लोग फार्मूला निकालते हैं, वी आर इज इक्वल वी और आर, ये RMS वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल टू दी RMS वैल्यू ऑफ अ करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस is ratio between the RMS value of potential to the RMS value of a current। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज को RMS वैल्यू ऑफ करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन बनेगा। इसका एक और फार्मूला है स्टूडेंट, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F into L। So this is an other expression for the inductive reactance of a inductor। देखिए 2 pi constant, L self inductance is also constant, so we can say that XL proportional to F। XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी। अगर जो है इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू भी कम होगा। जबकि यही चीज़ जो आप लोगों ने देखा था इन केस ऑफ अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, आपने ये उलट देखा था, इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज अ स्मॉलर then the capacitive reactance is the maximum, if the frequency is a maximum then the capacitive reactance is a minimum। ये इसका उलट एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लोगों ने देखा था। और ये जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है स्टूडेंट, इसका यूनिट ओम ही होता है। ये कल मैंने शायद आपको नहीं बताया था कल वाले टॉपिक में, यूनिट ऑफ अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों की जो मेजरमेंट है स्टूडेंट वो हम लोग ओम में करते हैं। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीनों का एक ही यूनिट है क्योंकि ये अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, इस कर्व को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोग ये जो बात कर रहे थे, इंडक्टर फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं करने देता, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, सॉरी। तो ये किस तरह से करता है, मीन ऐसा क्या हो रहा है, ये अपोजिशन जो दे रहा है, क्या जब आप एक इंडक्टर को AC सर्किट में लगाते हैं तो क्या वहाँ पे पावर डिसिपेशन होता है या नहीं होता? ये जो अपोजिशन दे रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है, तो वहाँ पे पावर डिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेकआउट करेंगे इस कर्व को देखते हुए। देखिए जरा गौर से, अगर फर्स्ट क्वार्टर देखें, ये अल्टरनेटिंग कर्व जो है ग्रीन कलर का, यहाँ से मैं क्वार्टर लेता जाऊंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए ड्यूरिंग अ फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, फ्रॉम O to A, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट कैसा है, पॉजिटिव, और पोटेंशियल भी कैसा है इस क्वार्टर में, पॉजिटिव। आप अगर इसका लें, अल्टरनेटिंग करंट लें, वो भी पॉजिटिव है। और इसके साथ अगर आप लोग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को देखें फर्स्ट क्वार्टर में, इसमें यहां से O से Q तक देखें तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मीन पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आए, दैट्स इक्वल टू पावर। पावर इज अ पॉजिटिव। अगर करंट भी पॉजिटिव हो, पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो, तो दोनों का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। इट मींस दैट अगर पावर पॉजिटिव है देन इट मींस दैट द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। एनर्जी अपने अंदर इंडक्टर स्टोर करेगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो मीन ये जो इंडक्टर है ये अपने अंदर एनर्जी को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, एनर्जी डिपॉजिट करेगा, स्टोर करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें, फ्रॉम Q to B, फ्रॉम दिस, देखिए इसमें करंट तो पॉजिटिव है लेकिन पोटेंशियल रिवर्स हो गया है इस क्वार्टर में। पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। अब यहां पे देखें पावर कैसा होगा, करंट पॉजिटिव है सेकंड क्वार्टर ऑफ AC में, ठीक है, लेकिन पावर वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव, तो पावर कैसा, -V है। इट मींस दैट नेगेटिव साइन, नेगेटिव पावर का मतलब है इफ inductor store the energy in a first quarter then
in next quarter its power is equal to minus negative, so it means that in next quarter it release the energy. जितनी एनर्जी इंडक्टर पहले क्वार्टर में एब्जॉर्ब करेगा उतनी वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. मीन अब यूं कह सकते हैं सिंपली, फर्स्ट क्वार्टर में इंडक्टर क्या हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है. मीन आप सिंपली चार्जिंग का वर्ड इस्तेमाल कर लें, चार्ज हुआ है. सेकंड में क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है. अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें, फ्रॉम बी टू एस, ये थर्ड क्वार्टर आप जेन में रखें, ये ग्रीन कलर को, ये क्वार्टर फ्रॉम बी टू एस. इसमें देखें जरा गौर से, इस क्वार्टर में हमारे पास जो करंट है, पोटेंशियल है सॉरी, वो भी नेगेटिव है, और हमारे पास जो करंट है स्टूडेंट वो भी नेगेटिव है. दोनों नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, देखिए करंट भी नेगेटिव है इस क्वार्टर में, पोटेंशियल भी नेगेटिव है. तो पावर कैसा होगा, अगर हम लोग पावर देखें इसमें, पावर कैसा है, पावर इज इक्वल टू माइनस आई थर्ड क्वार्टर में, और पोटेंशियल भी कैसा है, माइनस वी. तो पावर माइनस माइनस प्लस वी आई. It means that once again power is a positive. It means that once again in a third quarter inductor once again store the energy. इंडक्टर फिर से पावर को स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी अपने अंदर डिपॉजिट करेगा. तो मीन इट मीन्स दैट इट्स गेटिंग अ चार्जिंग. थर्ड क्वार्टर में भी कैपेसिटर क्या हो रहा है, सॉरी इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है. अगर हम लोग फोर्थ क्वार्टर की बात करें, फ्रॉम एस टू डी, फोर्थ क्वार्टर में देखें जी, ग्रीन ब्लू कलर जो है पोटेंशियल वो पॉजिटिव हो गया है, जबकि जो करंट है स्टूडेंट इसमें वो नेगेटिव है. थर्ड फोर्थ क्वार्टर में करंट देखें नेगेटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव है. इस केस में पावर किधर होगा, पावर कैसा होगा, पावर इज इक्वल टू, इन फोर्थ क्वार्टर जो है करंट है नेगेटिव, पोटेंशियल है पॉजिटिव, तो आंसर हमारे पास आया माइनस वी है. पावर इज वंस अगेन इन नेगेटिव. इफ द पावर इज नेगेटिव इट मीन्स दैट द इंडक्टर विल रिलीज द एनर्जी. इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा. जो उसने थर्ड क्वार्टर में एनर्जी स्टोर की थी जब पावर पॉजिटिव थी, वो फोर्थ क्वार्टर में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. इट मीन्स दैट हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वर्ड इस्तेमाल करें तो फोर्थ क्वार्टर में इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. जरा गौर से देखिए, एक कंप्लीट एसी साइकिल में फर्स्ट क्वार्टर में इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज होता है, दूसरे में डिस्चार्ज हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, थर्ड में दोबारा से चार्ज होता है, और फोर्थ में दोबारा से डिस्चार्ज होता है, एनर्जी रिलीज करता है. इट मीन्स दैट अगर इंडक्टर एक क्वार्टर साइकिल के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर स्टोर कर रहा है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो एनर्जी रिलीज कर रहा है. थर्ड क्वार्टर में फिर से स्टोर कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वार्टर में फिर से रिलीज कर रहे हैं. इट मीन्स दैट वंस अगेन सिमिलर टू द कैपेसिटिव सर्किट नेचर, इंडक्टर इज आल्सो अ जीरो पावर डिसिपेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट. आप कैपेसिटर की तरह इसे भी बोल सकते हैं, ये कितनी पावर डिसिपेट करता है, कोई पावर डिसिपेट नहीं करता. ये एक बेस्ट किस्म का कंपोनेंट ऑफ सर्किट है, जिसमें से कैपेसिटर कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करता एसी सर्किट में, उसी तरह से इंडक्टर भी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करता. और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, कल हमने देखा था कि जो कैपेसिटर है वो अल्टरनेटिंग करंट को परमिट्स करता है, जबकि डीसी करंट को ब्लॉक्स करता है. इन अपोजिट टू द कैपेसिटर, इंडक्टर अपोजेस द अल्टरनेटिंग करंट बट परमिट्स द डायरेक्ट करंट. ये डायरेक्ट करंट को परमिट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है बाय प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट. आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा. इसके रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़.